नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। विकसित बंगाल का संकल्प, जी हां, ये संकल्प कोई आसान संकल्प नहीं रहा है। बरसों से बंगाल ने और यहां की जनता ने जो झेला है, उसने विकास को बंगाल से कोसों दूर रखा था। लेकिन अब सत्ता बदली है, समीकरण बदले हैं, हालात बदले हैं और तो और लोगों के जज्बात बदले हैं। तभी तो लोगों ने विकास को चुना, ऐसे नेतृत्व को चुना जिसने शीर्ष पर रहते हुए हमेशा बंगाल और यहां की जनता के विकास के बारे में सोचा। और आज वो दिन है जब विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है। ऐसे में आज पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है और इस खास मौके पर पश्चिम बंगाल में विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को, यानी कि आज और कल, राज्य के दौरे पर रहेंगे। और इस दौरे में किसान सम्मान से लेकर फसल सुरक्षा, आधुनिक खेती से लेकर ग्रामीण सड़कों, रेलवे कनेक्टिविटी से लेकर मत्स्य क्षेत्र तक विकास की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ होगा। प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे और देश के करीब 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए भेजेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल के लगभग 45 लाख किसानों को 900 करोड़ रुपए की सीधी सहायता मिलेगी। इसके अलावा भी तमाम बड़ी योजनाओं परियोजनाओं के जरिए लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। तो आइए आपको पश्चिम बंगाल के सफर पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कितना अहम और खास आज का दिन होने वाला है। तो चलिए अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल को विकास की नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली जिले के तारकेश्वर में प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष समारोह की थीम है पश्चिम बंगाल, विरासत, सौहार्द और विकास। इस मौके पर प्रधानमंत्री रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे भेजी जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल के 45 लाख से अधिक किसानों को 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इस धरती पर देवादिदेव महादेव तारकेश्वर बाबा है और इस धरती पर पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने सपना देखा था इस बंगाल, पश्चिम बंगाल होकर भारत से जुड़ेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका हिसाब भी होगा। बहुत सारा फायदा मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, सिंगूर से लेकर तारकेश्वर लेकर होरीपल से लेकर आरामबाग तक, रेल से जुड़ा हुआ जो कॉरिडोर है, उससे लेकर बाबा तारकनाथ धाम है, उससे लेकर जो किशन भाई है, उससे लेकर बहुत चीज मिलेगा। कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जैसी महत्वपूर्ण पहलों की भी शुरुआत करेंगे। मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण परियोजना और बीरभूम के सैंथिया में नए मछली बाजार का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा नदिया जिले के हरिणघाटा में बकरियों के लिए क्षेत्रीय वीर्य उत्पादन प्रयोगशाला और सीमेंट बैंक का भी उद्घाटन किया जाएगा। पूर्वी भारत की ये अपनी तरह की पहली आधुनिक सुविधा है जो पशुधन की नस्ल सुधार और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी। डबल इंजन का सरकार के चलते ही फायदा मिलेगा। ये पहले क्या था, केंद्र का योजना आता था, यहाँ बंगाल के जो तृणमूल सरकार थी वो उसको बंद करवाने में लगी रहती थी। आयुष्मान योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, ग्रामीण सड़क योजना हो, कोई भी योजना हो, वो योजना बंगाल के आम जनमानुष को ना मिले, इसका पूरा पावर लगा देती थी पिछले बंगाल की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार। रेलवे क्षेत्र में लगभग 590 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इनमें सांकराइल सांतरागाछी लिंक लाइन, हावड़ा में 300 बेड वाला नया रेलवे अस्पताल और पूर्वी मेदिनीपुर में एक रोड ओवर ब्रिज शामिल है। ग्रामीण संपर्क को बेहतर बनाने के लिए पीएम मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 49 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। 315 किलोमीटर से अधिक लंबी ये सड़कें गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी देंगी, लोगों की बाजारों और जरूरी सेवाओं तक पहुंच आसान बनाएगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। इन परियोजनाओं के जरिए पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति मिलने के साथ साथ विकसित पश्चिम बंगाल और विकसित भारत के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी। किसानों के कल्याण, बेहतर बुनियादी ढांचे और ग्रामीण विकास पर खास जोर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा पश्चिम बंगाल के विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। साथ ही ये विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। कैमरा पर्सन मोहन मुकुट शर्मा और उत्तम सिंह के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, तारकेश्वर, पश्चिम बंगाल।
तो पश्चिम बंगाल में विकास की रफ्तार साफ तौर पर देखने को मिलेगी। तमाम ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं हैं जो लगातार यहां से एक विकसित पश्चिम बंगाल का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया था वो यहां से दिखाती हुई नजर आएगी। क्या कुछ खास होने वाला है, आइए उन्हीं पर नजर डालते हैं। आपको बता दें, दरअसल 20 और 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा है, यानी कि आज और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के इस दौरे पर रहेंगे और तमाम महत्वपूर्ण जो पहले हैं वो साफ तौर पर नजर आएंगी। क्या कुछ होने वाला है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और आज वो दिवस है जिसे सेलिब्रेट वहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य और पशुपालन क्षेत्र की परियोजनाओं का भी शुभारंभ होता हुआ नजर आएगा, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और ये सब कुछ दिखाता है कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था वो इसके जरिए जो विकास की नई कहानी है उसकी परिभाषा तय करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएं तो पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश भर के तमाम ऐसे किसान हैं जिनको सीधा फायदा इससे मिलता हुआ नजर आएगा। क्या कुछ और होने वाला है, क्योंकि देश भर के लगभग 9.44 करोड़ किसानों को खातों में जो 18,880 करोड़ रुपए है वो सीधे भेजे जाएंगे और इससे सीधा लाभ जो है वो किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। और इसमें अकेले सिर्फ पूरे देश की बात नहीं है, दरअसल पश्चिम बंगाल के लगभग 45 लाख किसानों को मिलेंगे 900 करोड़ रुपए। ये अलग अलग तरीके से दिए जाएंगे और इससे साफ तौर पर वो जो किसान है वो और ज्यादा मजबूत और सशक्त होते हुए नजर आएंगे। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ करेंगे, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और खेती किसानी के लिए कितनी लाभदायक है ये हमने देखा है कि पूरे देश में किस तरह से इसका जो दृष्टिकोण है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा 2026 से 27 में करीब 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज देने का भी जो लक्ष्य है वो साफ तौर पर रखा गया है, जिससे किसान साफ तौर पर सुरक्षित भी रह सके। और ये सब कुछ इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार हमने देखा है इसकी बानगियां तमाम प्रदेशों में देखने को मिली है और ऐसे में पहले की जो स्थितियां थी अब वैसी नहीं है। अब यहां पर क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे में जो विकास की रफ्तार है वो भी डबल होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा फसल नुकसान की जो स्थिति में किसानों को अब सुरक्षा कवच मिलेगा, तो पहले से ज्यादा जो किसान है वो मजबूत होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत यहां पर पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक की शुरुआत की जाएगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी बानगी पेश करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से जो विकास की धारा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। किसान सशक्त होंगे और इसके अलावा खेती किसानी को एक अलग मापदंड यहां से देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की भी शुरुआत होगी। प्राकृतिक खेती को लेकर साफ तौर पर कितना बड़ा फोकस रहा है सरकार का ये हम जानते हैं और इसीलिए अब केंद्र और राज्य मिलकर इस पर आगे की जो रूपरेखा है वो निर्धारित करती हुई नजर आएगी। करीब 17,300 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का विस्तार होता हुआ नजर आएगा। काफी बड़ा यह विस्तार है और इसी के विस्तारीकरण को लेकर एक नई परिभाषा यहां से निकलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन शुरू होगा और यह इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित होने वाला है, इतना महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लगातार हमने देखा इसको लेके जो कवायदे थी वो तेज गति से जारी नजर आ रही थी और इसीलिए पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झारग्राम जिले जो हैं वो इसमें शामिल होंगे और इन जिलों को सीधा फायदा यहां के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना के फ्रेजरगंज में आधुनिकीकृत फिशिंग हार्बर का उद्घाटन होता हुआ नजर आएगा और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहल को दिखाता है उन मछुआरों के लिए जो लगातार उनकी जो जीविका थी वो उस पर निर्भर थी और उसके बाद अब जब देख रहे हैं कि इस तरह की जो यहाँ पर योजनाएं हैं, परियोजनाएं चलाई जा रही है तो सीधा फायदा उनको मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा रेलवे का क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है वहां भी आपको बताते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में करीब 590 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की जो सौगात है वो मिलती हुई नजर आएगी और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा कनेक्टिविटी के लिहाज से, क्योंकि आवागमन जब ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं जो व्यापार है उसका भी इजाफा साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हावड़ा में 300 बेड के नए डिविजनल रेलवे अस्पताल का शिलान्यास होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण पहल नजर आती है क्योंकि 300 बेड के नए डिविजनल रेलवे अस्पताल का यहां पर शिलान्यास होता हुआ नजर आएगा। कुछ समय बाद जब इसकी नींव पड़ जाएगी तो लोकार्पण भी होगा और सीधा फायदा जो है वो यहां की जनता को मिलता हुआ नजर आएगा। आधुनिक जांच और विशेषज्ञ सेवाएं और आपातकालीन उपचार सुविधाएं यहां पर उपलब्ध होंगी, मतलब हाईटेक व्यवस्था यहां पर साफ तौर पर करने की कोशिश की जा रही है और यह इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि लगातार इसकी जो कवायदें रही हैं और पहले जो स्वास्थ्य की जो दिक्कतें वहां पर होती थी उस पर साफ तौर पर फोकस था कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों को सीधा फायदा यहां पर मिलता हुआ नजर आए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
3 के तहत 49 सड़क परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन होता हुआ नजर आएगा। और आप समझिए कि जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कितना तेज गति से जो रफ्तार है वो पश्चिम बंगाल की और तेज होती हुई नजर आएगी। और जब से हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास पर पहले भी फोकस था, केंद्र से लगातार फोकस किया जा रहा था और तमाम परियोजनाएं जो थी, योजनाएं जो थी वो वहां तक पहुंचाई जा रही थी। लेकिन पहले की ममता सरकार में ये सब नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जब डबल इंजन की सरकार बनी है तो जो रफ्तार है वो भी दोगुना तेज होती हुई नजर आई। और ये सब कुछ इसीलिए मुमकिन हो पा रहा है क्योंकि लगातार इस पर पहले से फोकस किया गया और वही जो संकल्प पहले लिया गया था उसको सिद्धि तक पहुंचाने की कवायद को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। और ये सब कुछ इतना महत्वपूर्ण होने वाला है पश्चिम बंगाल के लिए, वहां की जनता के लिए, उन किसानों के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, कि जो साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस ओर अब पश्चिम बंगाल जा रहा है और विकास की बयार किस तरह से चौतरफा वहां पर विकास करती हुई नजर आ रही है। और ये जो बयार है वो रुकने वाली नहीं है, लगातार इस पर फोकस था और अब धीरे धीरे करके वो जो काम है उनको सिद्धि तक पहुंचाया जा रहा है। मतलब जमीनी स्तर पर अब उन कामों की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह से जो लगातार विकास है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और यहां के लोगों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ना और विकास की धारा में साफ तौर पर जो चौमुखी विकास है उसको और आगे बढ़ाने के लिए यह संकल्प बहुत महत्वपूर्ण था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में जब यहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद लगातार ये जो तमाम जो हमने आपको आंकड़े गिनाए कि क्या कुछ होने वाला है, कितने बड़े ये आंकड़े हैं, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, कौन सी योजनाएं परियोजनाएं वहां तक पहुंचने वाली है, ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से संबोधित करने के साथ साथ वहां से इसका शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे, लोकार्पण भी करते हुए नजर आएंगे। उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई रहेगी, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। लेकिन वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो पश्चिम बंगाल की मौजूदा हालात और स्थितियों को लेकर एक आकलन करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विकसित बंगाल का जो संकल्प है वो लगातार देखने को मिला है और इसी कड़ी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद यहां पर पहुंचेंगे तो तमाम जो योजनाएं हैं वो जनता को समर्पित करते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर इस पर जो बड़ा फोकस रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो देखने को मिलेगा। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। कोलकाता से राष्ट्रीय महानगर के संपादक हमारे साथ प्रकाश चांडलिया जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही असम के वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत देव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुरुआत करेंगे प्रकाश जी आप ही के साथ। और साफ तौर पर जो अभी जो यहाँ पर स्थितियां, क्योंकि साफ तौर पर बहुत बड़ा दिन है पश्चिम बंगाल के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, ऐसे में साफ तौर पर देखें तो क्या कुछ आपको नजर आता है कि किस तरह से जो विकास है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला है? सबसे पहले आपका रिएक्शन, और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जब वो पहुंचेंगे तमाम विकास की नई जो कहानियां लिखने वाले हैं उससे कितना लाभ यहाँ के लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा? गौरव, सबसे पहले आपको नमस्कार और दूरदर्शन के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करते हुए पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँ जी। अगर सही शब्दों में आप मुझे अगर आजादी देंगे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 4 मई को पश्चिम बंगाल को दूसरी स्वाधीनता मिली थी और स्वाधीनता के लिए हम तरस रहे थे पिछले कई वर्षों से। 34 वर्षों के वामपंथी शासन और 15 वर्षों से ममता बनर्जी के शासन से जितनी परेशानियां पश्चिम बंगाल के लोगों को हुई है, जैसे लगता है कि इन 50 वर्षों में हम 100 वर्ष पीछे चले गए हैं। विकास के नाम पर सिर्फ खेल हुआ है और ममता बनर्जी का तो एक शब्द भी था, खेला होबे। और खेला होबे से मुकाबला करने के लिए पश्चिम बंगाल की जनता इस बार इकट्ठा हुई और खड़ी हुई और मुकाबला करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जब चुनाव के समय में आते थे तो उन्होंने बंगाल के लोगों को सबसे बड़ा भरोसा दिया कि भयमुक्त बंगाल की स्थापना होगी और बंगाल अपना खोया हुआ गौरव फिर से प्राप्त करेगा। आपको याद होगा कि जब चुनाव के बाद में जब परिणाम निकले तो पहली बार प्रधानमंत्री 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए। उसके बाद पश्चिम बंगाल में आज माननीय प्रधानमंत्री का एक ऐसे दिन दौरा हो रहा है जब बंगाल अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे दिन मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शौर्य को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं होते तो आज पश्चिम बंगाल भारत में नहीं होता, भारत के हिंदुओं को ये होमलैंड नहीं मिली होती।
उनके शौर्य को पुरानी सरकारों ने दबा कर रखा, उनको कोई महत्व नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका महत्व समझा और आज इसकी स्थापना दिवस का पालन करने का एक शुभारंभ किया है। 2 दिनों के इस माननीय प्रधानमंत्री के 2 दिनों के दौरे में बंगाल को बहुत बड़ी बड़ी सौगातें मिलने जा रही। कुछ दिनों पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने पश्चिम बंगाल के लिए 1,04,000 करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया था। 18 महीनों तक कोलकाता मेट्रो का एक काम जो तृणमूल सरकार के कारण रुका हुआ था, वो काम आगे बढ़ना शुरू हो गया। उसके साथ साथ बंगाल को कितनी वंदे भारत ट्रेनें, अमृत भारत ट्रेनें और कई नए नए कनेक्शंस, कई हजार रेलवे के ओवरब्रिज, कई और भी सारी चीजें जो है रेलवे को मिली हैं। और आज इसके शुभारंभ के तौर पर एक श्रृंखला का जो शुभारंभ जो है माननीय प्रधानमंत्री के कमलों से हो रहा है। और कई ऐसी चीजें गौरव जी जो तृणमूल सरकार ने रोक कर रखी थी, बंगाल के लोगों को किसानों को जो बेनिफिट पूरे राज्यों में, दूसरे राज्यों में मिल रही है, वो पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिलती थी। राज्य सरकार तृणमूल की देने नहीं देती थी। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से आज बंगाल के 45 लाख किसानों को किसान की जो निधि है वो मिलने जा रही है। हम ऐसा लग रहा है कि पूरे देश के साथ में बंगाल के किसान जुड़ेंगे और विकास के नए आयाम खुलेंगे। उसके साथ साथ आयुष्मान योजना जो पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल रही थी, एक सड़ी गली पश्चिम बंगाल सरकार की जो स्वास्थ्य साथी योजना थी, जिसमें हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती नहीं होने दिया जाता था। इतनी परेशानियां होती थी लोगों को, सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, स्वास्थ्य साथी योजना का कार्ड दिखाते ही मरीज के लिए कह दिया जाता था कि यहाँ पे जगह नहीं है। आयुष्मान योजना शुरू करने का कार्य हो गया है। लोगों को अन्नपूर्णा योजना के तहत 3,000 रुपए की जो राशि है वो देना शुरू हो गया है। इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि जो पुरानी सरकार बंगाल की जनता को जो भत्ता दिया करती थी, लखीर भंडार, 1,500 रुपए की मात्र की राशि होती थी। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो राशि जो महिलाओं के लिए होती थी उसका लाभ पुरुष भी उठाते थे। यही नहीं, विधवाओं का भत्ता दिया जाता था, विधवाओं का भत्ता भी पुरुष उठाते थे। और ये संख्या कोई हजारों में नहीं है, ये लाखों में है। कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा था, कितना भ्रष्टाचार रहा था। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बंगाल एक आजाद और उन्मुक्त हवा में सांस ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की सारी योजनाएं बंगाल को मिल रही हैं। और अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो राज्य के उद्योग मंत्री हैं तापस राय, उन्होंने घोषणा की है कि बंगाल में पूरे देश के बड़े बड़े औद्योगिक घराने निवेश करने के लिए लालायित हैं। और ऐसे एक संख्या उन्होंने गिनाई है कि 42 बड़े बड़े औद्योगिक घराने तैयार हैं, जिसका संभवतः 22 तारीख को जिस दिन बजट अधिवेशन शुरू होगा उस दिन उनके नाम शायद घोषित करेंगे, कौन कितना निवेश करना चाहता है हर सेक्टर में। आपको पता होगा गौरव जी की ममता बनर्जी के समय में एक BGBS किया जाता था, बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट। इस पर लाखों करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए। 635 करोड़ रुपए तो सिर्फ इवेंट वालों को दिए गए, जिस पर कभी शुभेंदु अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री ने जांच बैठा दी है। और उस निवेश, जितने करोड़ों के निवेश की घोषणा की गई, ममता बनर्जी स्पेन में गई, वहां जाकर के सौरभ गांगुली और कुछ लोगों ने वहां पे निवेश की घोषणा की, लेकिन जमीन पर, धरातल पर कहीं कोई निवेश दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग बेरोजगार बैठे हैं। लोगों को किस प्रकार से भ्रमित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री के आने से पश्चिम बंगाल भयमुक्त हुआ है। और आज शुभ दिन इसलिए भी है कि तारकेश्वर पश्चिम बंगाल के जो धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थल है, उसमें बहुत अहम स्थान रखता है। 12 महीने भगवान शिव के, जो तारकेश्वर भगवान शिव भगवान के जो भक्त हैं, 12 महीने वहां जाते हैं। विशेष करके श्रावण के माह में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। और गौरव जी, ये जो हमारा तीर्थ स्थान है तारकेश्वर का, इसका तारकेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपको मैं बताता चलूं कि ममता बनर्जी के जमाने में यहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति को इसके डेवलपमेंट का अध्यक्ष बना दिया गया था। आप कल्पना करिए, हिंदू तीर्थ स्थान है, लेकिन वहां पर इस प्रकार की, चूंकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, इसलिए उन्होंने काम किया। विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री किसान निधि की घोषणा करने जा रहे हैं, वहां रेलवे कॉरिडोर बनने जा रहा है, कई सारी चीजें होंगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो बंगाल उद्योगों के लिए तरस रहा था, निवेश के लिए तरस रहा था, उसके लिए तमाम दरवाजे खुल रहे हैं। एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण बना है। मैं कलकत्ते का रहने वाला हूं और कलकत्ते के अंदर में जो परिवेश हमें दिखाई पड़ता है, जितने औद्योगिक घराने थे पहले डरते थे, और आज तृणमूल के नेताओं की स्थिति आप देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार, सिर्फ कटमनी, वो सारा चलता था। लेकिन प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं हैं वे सारी ट्रांसपेरेंट है, वो सारी पारदर्शी है। सीधा का सीधा रुपया लाभार्थियों के खाते में जाता है, कहीं बीच में कोई दलाली नहीं है, कहीं बीच में कोई बंद दरवाजे नहीं है, सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। गौरव जी, इस लाभ से बंगाल की जनता अब तक वंचित थी। पहली बार ऐसा आभास हो रहा है कि हमारे लिए एक नया वातावरण बना है। और इस वातावरण की शुरुआत में अगर प्रधानमंत्री स्वयं इसके
साक्षी हो तो इसमें कहना ही नहीं है। प्रधानमंत्री के दौरे का कल दूसरा दिन होगा। कल 6:30 6:25 पर जो यहाँ का रेड रोड है, जो कलकत्ते का राजपथ कहा जा सकता है, वहां पर एक इतिहास का सृजन होने जा रहा है। पिछले वर्ष विशाखापत्तनम में जब योगा दिवस मनाया गया था तो वहां संख्या 3,20,000 के आसपास आंकी गई थी। लेकिन गौरव जी, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल 10 लाख से अधिक लोग स्वयं वहां माननीय प्रधानमंत्री के सानिध्य में वहां पर योगाभ्यास करेंगे, योग करेंगे। और इसके साथ साथ पूरे बंगाल में जितने भी एनजीओ हैं, जितने भी कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, सारे लोग लालायित हैं, उन्होंने अपने तरीके से आयोजन किए हैं और बंगाल में एक बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही सुंदर वातावरण बना है। ये सारी चीजें बंगाल को पहली बार देखने को मिल रही है, इसलिए हम अपने आप पे बहुत गर्व करते हैं कि हमें एक सकारात्मक सरकार, एक सकारात्मक सोच वाली, एक अच्छी उम्मीद देने वाली और भरोसे पर खरी उतरने वाली सरकार हमें पश्चिम बंगाल में कई वर्षों के बाद मिली है। और ये डबल इंजन की सरकार की वजह से, अभी जैसा आपने शुरू में भूमिका में सारी बातें बताई, इस लाभ का सबसे बड़ा कारण है कि बंगाल में 50 वर्षों के बाद डबल इंजन की सरकार मिली है। अब तक तो केंद्र की सरकार होती थी कांग्रेस की, बंगाल में वामपंथियों की दोनों की लड़ाई गुत्थम गुत्थी। तृणमूल की सरकार आई, वो केंद्र से लड़ाई करती थी, बंगाल में निवेश नहीं आने देती थी। लेकिन अब निवेश के रास्ते खुले हैं, आसमान साफ हो गया है, बादल काले जो थे वो ढक गए हैं, हट गए हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल की धरती पर वो जो हरियाली हमें देखनी चाहिए, सच्च श्यामला बंग भूमि बंगाल हम जिसे कहते हैं, वो अब साकार होने जा रहा है सपना। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री इसके सूत्रधार हैं, इसके कर्णधार हैं और बंगाल निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में एक नया कीर्तिमान स्थापित करके दिखलाएगा। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि तमाम जो विकास की योजनाएं और परियोजनाएं हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं और यही सब कुछ है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो रफ्तार जो होती है वो भी डबल तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आती है और यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त अभिजीत देव भी जुड़े हुए हैं। अभिजीत जी, रुख आपका कर रहा हूं और सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर कनेक्टिविटी की जो रफ्तार है उसको बढ़ाया जा रहा है। कनेक्टिविटी के लिहाज से आज का दिन आपका क्या मानते हैं, कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि असम से तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं वो कनेक्ट होते हैं, तो क्या आप कहेंगे कनेक्टिविटी को लेकर कि पश्चिम बंगाल में कनेक्टिविटी का कितना बड़ा अवसर है जिससे आने वाले समय में रोजगार सहित तमाम औद्योगिक जो दृष्टिकोण है वो भी खुलते हुए नजर आएंगे? अभिजीत जी। गौरव जी, नमस्कार आपको। ये बात जो आप कनेक्टिविटी कर रहे हैं, स्पेशली अगर बंगाल का हम बात ले लें और बंगाल के जो नाइबरिंग स्टेट है असम या नॉर्थ ईस्ट का, इसमें एक बात है जो मुझे मेंशन करना है। ये चिकन कॉरिडोर का जो बात चल रहा था कि ये इसको लेके काफ़ी ये चुनाव में भी इसकी बात उठी थी। चिकन कॉरिडोर जो सिलीगुड़ी से होकर निकलता है, तो वो कनेक्टिविटी के तरह से इसका क्या महत्व है। आई थिंक ये डबल इंजन की सरकार अभी आई है, बीजेपी केंद्र में भी है, बीजेपी अभी पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है जो कनेक्टिविटी जो बंगाल के साथ है। अगर बंगाल के साथ पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया के कनेक्टिविटी होंगे तो ये आप नॉर्थ ईस्ट के लिए भी पूरे जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पे 7 राज्य हैं, उनके लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। तो यस, ये कनेक्टिविटी को लेके आप अगर रेल कनेक्टिविटी बोले, अगेन बंगाल में ये नहीं कहूँगा जो कनेक्टिविटी रेल कनेक्टिविटी से दूर है, काफ़ी सारे कनेक्टिविटी हुए हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है केंद्र सरकार का जहाँ फोकस दे रहे हैं वो फ्रेट कनेक्टिविटी पे है। फ्रेट कनेक्टिविटी बंगाल में कई दिनों से एक इशू बना हुआ था। फ्रेट कनेक्टिविटी जो एक बंगाल इज मेनली एन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, और उसको अगर बढ़ावा देना है तो आपका फ्रेट जो कनेक्टिविटी है उसको माने इंक्रीज करना होगा। तो यही लेके ये दो बात है जो यस कनेक्टिविटी। और आप जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का बंगाल का बोल रहे थे, और पहले भी जो वक्ता थे वो बोल रहे थे, जो बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन एकदम पीछे चला गया है। इट्स बीइंग लैगिंग बिहाइंड फॉर अराउंड 4-5 दशकों से बंगाल में इंडस्ट्री के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी ये बात जब बीजेपी आई है सरकार पे और उन्होंने प्रॉमिस किया है जो बंगाल का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडियन इंडस्ट्रियल मैप में बंगाल की जो पहले स्थिति थी, बहुत पहले जो स्थिति थी, उसको वो लौटा के लाएंगे। तो ये देखना होगा कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जुगलबंदी है उसके बाद इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बंगाल का पॉलिटिकल लैंडस्केप अभी पूरा चेंज हो चुका है। तो मैं ये बोल रहा हूँ बंगाल का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है वो किस तरह से बदलता है, ये हमें देखना होगा। अभी बोल रहे थे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं
जैसे आप टाटा के बोल रहे थे कि जी। उनकी जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी माने नेगेटिव है। टाटा नैनो फैक्ट्री वहाँ से चली गई। डनलप जैसे कंपनी जो बंगाल में बसा करती थी, दे हैव क्लोज डाउन देयर शटर्स। या ट्रेड यूनियन के वजह से काफ़ी सारे कंपनीज है वो अपना 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 दरवाज़ा बंद कर लिया है। लेकिन अभी यही सबसे बड़ा चैलेंज होगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए, जो बंगाल को इंडियन इंडस्ट्रियल मैप में कैसे लाया जाए। जो बंगाल पहले सोच लीजिए जब आज़ादी के बाद और उससे पहले भी बंगाल को माना जाता था जो इंडिया का एक इंडस्ट्रियल हब है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले बंगाल में अपना हब बनाया था, उसके बाद से काफ़ी सारे कंपनी जो बंगाल में सेटअप है वो बंगाल छोड़कर दूसरे जगह पे चले गए। तो वो रीजन को अभी ये जो सरकार है, बीजेपी की सरकार अभी जो आई है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ये सब सरकार के पास एक चैलेंज है, इसको वो कैसे हैंडल करेंगे। एक तो माइंडसेट में काफ़ी चेंज लाना होगा। और मैं एक बात को कहना चाहता हूँ, बीजेपी को जो ये भारी बहुमत मिली है वो बंगाल में और एक कारण है, जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है। जैसे बिहार से भी काफ़ी माइग्रेंट पॉपुलेशन बाहर पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। बंगाल का भी तकरीबन ऐसा ही हाल है। तो उन्होंने काफ़ी जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो बाहर में जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं या गुजरात में जाते हैं काम करने के लिए, बॉम्बे में जाते हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है इस बार। और उनकी अपेक्षा है बीजेपी गवर्नमेंट से काफ़ी है, जो बंगाल में वो वहाँ से फिर आ सकते हैं। माइग्रेंट जो बाहर में काम कर रहे हैं वो फिर बंगाल में रिटर्न कर सकते हैं, अपने जगह में काम कर सकते हैं। तो ये सब बात है जो 3 क्षेत्र है मुझे लगता है बंगाल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर के जो सूची है इसमें सब इंक्लूडेड है। मेन थिंग इज एग्रीकल्चर। आप जो बोल रही हैं, आपने जो बोला एग्रीकल्चर के क्षेत्र में फिशरीज है, जो कल बंगाल में प्राइम मिनिस्टर योजना की मैंने इनोग्रेट करने वाले हैं। बंगाल फिशरीज में काफ़ी आगे था, जो पिछड़ गया है। एग्रीकल्चर इज बंगाल्स मेन स्टे। एंड अगेन अनदर फैक्टर जो बंगाल में हुआ था, मुझे ये कहना होगा, एक आईटी सेक्टर, एक बूमिंग आईटी सेक्टर बंगाल में आने का काफ़ी सारे चांसेस थे। लेकिन ये हुआ जो पुरानी सरकारें थी उनके पॉलिसी के लिए काफ़ी सारे आईटी सेक्टर्स आए थे। जैसे टीसीएस कंपनी ने भी अपना एक बेस सेटअप किया था, लेकिन उसके बाद ये जो पॉलिटिकल जो एक चिकनरी थी, द पॉलिटिकल जो एक ऑब्स्ट्रक्शन था, तो उसके बाद वो बंगाल से फिर शिफ्ट कर गए। तो आईटी सेक्टर में भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज है। तीसरी बात है, आप जो बोल रहे थे ये बंगाल की जो हिली एरियाज है, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली अबाउट नॉर्थ बंगाल, उसमें जो टूरिज्म का एक पोटेंशियल है, इस टूरिज्म को ये सरकार किस तरह से एक्सप्लोर करती है, ये भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ, एक अपेक्षा बंगाल के लोगों के बीच में अभी बढ़ी हुई है। जो बंगाल जो था, सभी कहते थे जो बंगाल पिछड़ा हुआ है, एक ट्रेड यूनियन के वजह से वहाँ पे उन्नति नहीं हो रही है। तो आशाएं काफ़ी है। और एक बात मैं एकदम कहना चाहूँगा, जो एक सभी के भी अंदर, और स्पेशली बंगाल के जो युवा हैं, उनके अंदर एक आशा की किरण जगी है जब से बीजेपी सरकार आई है। और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सिंक्रोनाइजेशन में बावजूद कॉम्बिनेशन में वो कैसे उनके जो एस्पिरेशंस है उसको फुलफिल किया जा सकता है, तो उसके तरफ मुझे लगता है सरकार का ध्यान होगा। और बंगाल के लोग भी उसी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, और यही माना भी गया था कि विकास के नाम पर लोगों ने वोट दिया, और वही विकास है जिसकी नई कहानी लिखी जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें नई जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आ रही है, और यही तस्वीरें बीते दिनों की उन तस्वीरों को बदल कर रख रही हैं जो विकास की मुख्य धारा से सीधे कनेक्ट कर रही हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, कुछ और दर्शकों के साथ आंकड़े साझा करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर अब से कुछ देर बाद तारकेश्वर में आयोजित पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे, तो ऐसे में तारकेश्वर क्यों खास है, आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर ये तारकेश्वर जो जगह है जहां से ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है वो क्यों खास है। आप समझिए, तारकेश्वर हुगली जिले का प्रसिद्ध धार्मिक नगर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तारकेश्वर की पहचान तारकनाथ मंदिर से होती है, और ये काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर यहाँ का माना जाता है। मंदिर का निर्माण 1729 में राजा भारमल्ला ने कराया था, और इसके अलावा मंदिर के कारण
तारकेश्वर बड़ा तीर्थ स्थल बना, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध ये भूमि है। श्रावण, शिवरात्रि और गाजन में जुटती है यहाँ पर भारी भीड़। जो श्रद्धालु हैं वो अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचते हैं। तीर्थ यात्रा से यहाँ बाजार और व्यापार विकसित हुआ है, जिसमें साफ तौर पर और इजाफा अब देखने को मिलेगा जब रेल और सड़क संपर्क से शहर की पहचान और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी और ये कनेक्टिविटी के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज तारकेश्वर पश्चिम बंगाल का प्रमुख शिव तीर्थ है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आप समझिए कि कितना बड़ा महत्व ये रखता है। ये ज़मीन रखती है, ये धरती रखती है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद जब पहुँचेंगे तो साफ तौर पर यहाँ से पश्चिम बंगाल के विकास की नई रफ्तार देने के लिए बटन दबाकर आगे की जो कार्यशैली है, कार्यप्रणाली है, उसको बढ़ाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में प्रकाश जी, आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि हम जब ऐसे बड़े तीर्थों की बात करते हैं, ऐसी धरती की बात करते हैं और वहां से पश्चिम बंगाल का एक अलग तरह का विकास की गाथा लिखने का संकल्प, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये कितना महत्वपूर्ण क्षण हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पावन धरती पर पहुंचेंगे और विकास की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत करेंगे। गौरव, पिछले 50 वर्षों की मैं जब नरेंद्र मोदी जी की बात आती है तो मुझे मेरी आंखों के सामने बंगाल के 50 वर्षों का इतिहास जो है वो सामने दौड़ने लगा। वामपंथी तो धर्म को मानते ही नहीं थे। वामपंथियों के जमाने में हमने कभी किसी नेता को मंदिर पर जाना ये सब देखा नहीं, बल्कि हमारी जो दुर्गा पूजा होती है वो जो हमारे सबसे बड़ा, समझिए कि हिंदुओं का एक बड़ा आयोजन होता है पश्चिम बंगाल, इसके लिए हमेशा से जाना जाता है। वामपंथियों ने इसको एक उत्सव मनाना शुरू कर दिया। एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सिर्फ उत्सव, यानी कि सिर्फ मेला लगे, वो ये सारी चीजें हो। ममता बनर्जी का भी यही दृष्टिकोण रहा है। बल्कि मजे की बात तो ये है कि जब दुर्गा पूजा का जब एकम शुरू होती है, नवरात्र पक्ष शुरू होता है, शुभ दिन जब शुरू होते हैं उसके बाद से शुभ कार्य शुरू होते हैं, लेकिन उसके पहले 15 दिन का श्राद्ध पक्ष चलता है। अब ममता बनर्जी जब पंडाल बन जाते थे, प्रतिमा बैठ जाती थी, पूजा शुरू नहीं होती थी, उसके बावजूद ममता बनर्जी श्राद्ध पक्ष में भी पंडालों में जाती थी और पंडालों का उद्घाटन कर देती थी। जबकि हिंदुओं के अनुसार श्राद्ध पक्ष में पूजा का इस प्रकार का कोई भी बड़ा जो कार्य है वो निषेध है, वो नहीं किया जा सकता। आप प्रधानमंत्री की अगर बात करें, माननीय प्रधानमंत्री जब से प्रधानमंत्री के रूप में पूरा भारत उन्हें देख रहा है, पश्चिम बंगाल में वो जब भी आए हैं, कभी उनको आप भारत सेवाश्रम संघ में देख सकते हैं या रामकृष्ण परमहंस में देख सकते हैं, कभी हमारे तीर्थ स्थानों पर देख सकते हैं। उनका यह संकल्प रहा है कि जिस प्रकार आज देखिए दूसरे प्रदेशों में भारत की जो सांस्कृतिक एकता है, हिंदू धर्म की जो चीजें, आज वाराणसी का कायाकल्प हो गया, अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का भव्य मंदिर निर्मित हो चुका है, दूसरे स्थानों पर अच्छी चीजें बन रही हैं। उनके रूप में अगर हम देखें तो बंगाल के राजनेताओं ने इससे बंगाल की जनता को, हमारी संस्कृति को वंचित रखा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के रहने से और उनके आने से इन चीजों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण बना है। वे बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा के साथ जाते हैं और भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उसको और संवर्धित करने के लिए, विकसित करने के लिए उनकी मानसिकता हमेशा ये दिखाई पड़ती है कि किस प्रकार हमारी चीजें जो है पुनर्स्थापित हो, पुनर्जीवित हो, खोया हुआ गौरव बंगाल का लौटे, इसका उनका हमेशा प्रयास रहता है। तारकेश्वर बहुत बड़ा तीर्थ धाम है, आपने अभी उसके इतिहास के हमारे दर्शकों को, पूरे सभी दर्शकों को अवगत कराया है। तारकेश्वर में सावन माह में यहाँ पवित्र नदी से लोग कावड़ में जल उठाते हैं और लंबी 45-50 किलोमीटर की यात्रा करके लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं। लाखों की संख्या में ये काम चलता है। राज्य सरकार ने इसके विकास का कभी कोई काम नहीं किया। बंगाल का एक दूसरा तीर्थ स्थान है जो मकर संक्रांति के समय पूरी जनता वहां जाती है, गंगा सागर मेला। उसके बारे में कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये अपना मनोरथ पूर्ण करने के लिए लोग वहां जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं। ममता बनर्जी ने वहां पर उसको विकास करने के लिए, उस अंचल का विकास करने की घोषणा तो अवश्य की, लेकिन वहां हुआ कुछ भी नहीं। आज भी वहां पर गंगा सागर मेले में पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत दुर्गम है। लेकिन हमारे पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने, उन्होंने आने के साथ घोषणा की है कि वहां पर एक ब्रिज बनाने की आवश्यकता, उस ब्रिज का निर्माण होगा, यातायात सुगम हो सके, उसके निर्माण का काम होगा, सारी चीजें हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे गंगा घाट हैं, सारे गंगा घाटों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन नई सरकार के आने के बाद में, डबल इंजन की सरकार के आने के बाद में सिर्फ घोषणा ही नहीं हुई है गौरव जी, काम शुरू हो गया है। आप देखेंगे दुर्गा पूजा के आने तक, अभी दुर्गा पूजा में 3-4 महीने का समय है, तब तक कई घाटों का कायाकल्प हो चुका होगा, जीर्णोद्धार हो चुका होगा, लोगों की राह आसान हुई होगी। गौरव जी, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा। अभी इसके पहले आपने अभिजीत दास से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सारे में बात की। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं।
कि कैसी मानसिकता के साथ में बंगाल की पुरानी सरकार ने काम किया। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने कनेक्टिविटी की बात की गौरव जी, कनेक्टिविटी तो तब होगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो उद्योग आएंगे, रोजगार बढ़ेंगे, साधन बढ़ेंगे, सारी चीजों खुशहाली आएगी। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, यहाँ पश्चिम बंगाल में मेरे एक मित्र हैं, उनके 2 विश्वविद्यालय चलते हैं। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय बंगाल का एक गौरवशाली विश्वविद्यालय, उसके वे संचालक हैं। एक और विश्वविद्यालय उनके द्वारा चलाया जाता है, कई हॉस्पिटल वो चलाते हैं। उत्तर बंगाल में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, इसके लिए पिछले 4 वर्ष पहले उन्होंने एक बहुत लगभग 50 एकड़ भूखंड पर एक बहुत बड़ा प्रकल्प एक हाथ में लिया। वहां पर यूनिवर्सिटी, 600 बेड का हॉस्पिटल, लॉ कॉलेज, डेंटल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, तमाम चीजों का एक प्रोजेक्ट बनाकर के तत्कालीन राज्य सरकार को दिया। और आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय की मान्यता के लिए विधानसभा में पास होता है, उसके बाद राज्यपाल जो है वो मोहर लगाते हैं, तब उसकी स्थापना होती है। स्थापना तो हो गई, लेकिन वो जो 50 एकड़ भूखंड पर जो भवन बनकर तैयार हो गए, लगभग 80% कार्य पूरा हो गया। लैंड विभाग से उसको एनओसी मिल गया, हेल्थ डिपार्टमेंट से एनओसी मिल गया, सारा काम पूरा हो गया। लेकिन राज्य सरकार की कैबिनेट जब तक उसकी जांच करने के बाद उस पर पूरी मुहर नहीं लगाती, तब तक वो अपने अस्पताल का संचालन नहीं कर सकते। और वो 600 बेड का बड़ा हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, लॉ कॉलेज, तमाम चीजें। और जानते हैं राज्य सरकार, तत्कालीन राज्य सरकार ने उनको एनओसी क्यों नहीं दी? सिर्फ ये आरोप लगाया कि आप लोग तो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर हैं, इसका कोई प्रमाण भी नहीं, और अगर है भी तो कोई क्यों ना हो। अगर विकास से जुड़ना चाहता है और कोई बंगाल के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसको आप रोक कैसे सकते हैं? सरकार ने रोकने का काम किया है। और अभी तो बंगाल की नई सरकार को गौरव जी 1.5 महीने भी नहीं हुए, 600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अमूल ने घोषित कर दिया है। बिल्कुल, अमूल अपना प्लांट लगा रहा है सांकराइल में 600 करोड़ का। 27,000 करोड़ का प्लांट विक्रम सोलर लगाने के लिए घोषणा कर चुका है। एक लक्स इंडस्ट्रीज करके होजियरी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है, उनका 600 करोड़ का प्रोजेक्ट, उनका प्लान चल रहा है, वो 600 करोड़ के आसपास का लगाना चाहते हैं। कितने और ऐसे हैं। अभी अभिजीत दा ने भी बिल्कुल सही कहा, टाटा के आने की तो समझिए कि सिर्फ प्रतीक्षा है। काम शुरू होगा और एक नई क्रांति बंगाल में आएगी। बंगाल का जो भूखंड खाली तरस रहा है, जो बंजर भूमि है, वो बंजर भूमि पर कितना बड़ा काम हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। सरकार की अगर मानसिकता सकारात्मक हो, अगर प्रबल इच्छा शक्ति हो, पराक्रम हो, तो कुछ भी हो सकता है। और अगर देखना है तो आप गुजरात में जाकर देखिए किस प्रकार के विकास के काम हुए हैं। जो नंदीग्राम, जो सिंगूर का प्रोजेक्ट, माननीय नरेंद्र मोदी जी के एक व्हाट्सएप पैसे से टाटा का 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट गुजरात में चला गया और बंगाल तक देखता रह गया। निश्चित तौर पर ये हमने देखा है प्रकाश जी कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है, लगातार वहां जो विकास की गति है वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आई है और चौमुखी विकास जो है वो वहां पर देखने को मिला है। इस पर हम बने रहेंगे और लगातार इस पर चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। आप फिक्र मत कीजिए खन्ना साहब, वादा तो कर दिया, पर ये पहुंचेगा कैसे? एक दिन में मार्कशीट कैसे मिलेगी शालिनी को? कल संडे है, मॉम की दवाइयाँ कल तक नहीं पहुंची तो पहुंच जाएगा। जो भी तुम चाहोगे वही पहुंचाऊंगा, एक दिन में डिलीवरी करके आऊंगा। सबको पता है कि मैं सबका दोस्त हूँ, हर सामान टाइम से पहुंचाने की ये बात है, दिल को दिल से मिलाने की ये बात है। ये है भारतीय डाक की नई 24 स्पीड पोस्ट सेवा। अब आपकी हर पोस्ट की गारंटीड डिलीवरी सिर्फ एक दिन में, ओटीपी की अतिरिक्त सुरक्षा के साथ। 24 स्पीड पोस्ट, भरोसा आपका, वादा हमारा। डाक सेवा, जन सेवा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और ऐसे में आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचेंगे तो विकास की एक नई कहानी लिखने की शुरुआत करेंगे और तमाम जो योजनाएं हैं उनके जरिए सीधा लाभ लोगों तक पहुंचेगा। इसी अहम विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुख करते हैं अभिजीत जी का। अभिजीत जी, सवाल यह है कि जिस तरह से जो राजनीतिक अस्थिरता पहले नजर आती थी, अब सीधे तौर पर विकास की नई कहानी यहां से लिखने की जो शुरुआत है वो होती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि अभी कहा भी गया, जो प्रकाश जी ने कहा कि 1.5 महीने में ही लगातार जो नया फॉर्म है वो नजर आ रहा है सरकार का। ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह से जो बदलते बंगाल की नई तस्वीर है वो और ज्यादा सुनहरी नजर आती है? यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा जो विकास की धारा है उससे जोड़ने का जो प्रयास है वो और तेज गति से नजर आता है। इस राजनीतिक अस्थिरता जो पहले थी वो अब नहीं है। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह से यहाँ के लोगों को और साफ तौर पर किसानों को जो बहुत बड़ा लाभ है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है? ये बात है, ये जो केंद्र सरकार की जितनी पॉलिसीज थी, जितनी स्कीम्स थी, उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। वो प्रकाश जी ने भी बोला और ये कोई छुपी बात नहीं है। ये केंद्र सरकार और पहले की जो तृणमूल राज्य सरकार में थी उनके बीच में जो एक फ्रिक्शन लगा था, उसका ही परिणाम ये है। जो वेलफेयर स्कीम्स जो है वो बंगाल के काफ़ी सारे लोगों को मिला ही नहीं। केंद्र सरकार के जो स्कीम्स थे, आप आयुष्मान भारत स्कीम ले लीजिए, किसान या फसल योजना को ले लीजिए। लेकिन ये बात है, प्रधानमंत्री आज या कल इसका इंस्टॉलमेंट रिलीज करेंगे और इससे कोई दो राह नहीं है। जो बंगाल के जो फार्मर्स है, किसान हैं, वो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। उनको उनको नहीं मिल रहा था, काफ़ी सारे किसानों को, काफ़ी सारे क्या, पहले किसी को भी नहीं मिल रहा था। तो अगर ये उनको अभी एक इस बार से मिलना चालू होगा तो ये एक बंगाल के फार्मर के लिए, किसान के लिए एक बेनिफिट होगा और इसका जो सीधा असर बंगाल के इकोनॉमी में भी पड़ेगा। क्योंकि अगर जब उनके पास पैसे आएंगे तो वो उनके खेती में लगाएंगे या उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है इकोनॉमी में गिरेगा। सो ये बात है। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं विकास की जो नई धारा अभी बंगाल में एक शुरू हुई है, इसको मैं इसमें कोई दो राह नहीं है। कई सालों से जब तक लेफ्ट की 34 साल की सरकार थी, बिकॉज बंगाल में जो पॉलिटिक्स था मेनली कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स था, वो जो एक पार्टी से जुड़ाव पॉलिटिक्स था, पार्टी से आइडियोलॉजी को लेके चलते थे। और तृणमूल भी लेफ्ट को हटा के आई सरकार में, उन्होंने एक ही नीति अपना ली। तो उसमें कोई जो विकास की जो बात है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया। जो धीमी गति से चल रही थी बंगाल का, जो एक अपना ढांचा था, पॉलिटिकल ढांचा मैं बोलूँगा, इट वाज मेनली अ पॉलिटिकल लैंडस्केप, उसमें ही बंगाल चल रहा था और पुरानी जो ढांचा जो थी उसको लेके ही बंगाल चल रहा था। सो उसमें कहीं नई बात कुछ हुई नहीं, इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं हुए, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हुई। उसका रिजल्ट हुआ एक माइग्रेशन, जो उसके नेबरिंग स्टेट है बिहार की मैं एग्जांपल लेता हूँ। जो माइग्रेशन बिहार के लोगों का पूरे भारत में हुआ था, वो बंगाल के लोगों का भी होना शुरू हो गया। और ये करते करते ये तादाद बहुत बढ़ गई और मुझे लगता है इस चुनाव में इसका इफेक्ट बहुत दिखा। जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है बंगाल की, जो बाहर जाके काम करते हैं, आपने भी देखा, सभी ने देखा, सभी आए इस बार बंगाल में, रिटर्न आए, चुनाव के समय वोट किया और उन्होंने एक बदलाव की आशा से वोट किया। और जो हमारे चुनाव जो रिजल्ट आए, परिणाम आए, उन पे दिखा। सो मेरी एक ही बात है, जो अभी बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जो पहले कुछ दिनों में जो अपने घोषणाएं की है या बंगाल को लेके उनकी जो विजन है, जो चुनाव से पहले बताया गया था, उस विजन में अगर चले तो मुझे लगता है बंगाल का लोगों का पूरा सहयोग उनको मिलेगा।
यस, एक बात है, कुछ चीज़ों को बदलने में थोड़ा टाइम लगता है। ये एकदम एक ही रात और 2 रात में बदलने की बात नहीं है। क्योंकि एक बंगाल का जो माइंडसेट है, एक लेड बैक माइंडसेट जो इतने दिनों में हो गया है, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पारे आता है। एक ये बात है, तो इसको बदलाव करने के लिए एक लोगों के अंदर में एक माइंडसेट का चेंज होना होगा, और मुझे लगता है ये राज्य सरकार ये प्रयास में लगी हुई है। जैसे सरकारी कर्मचारी जो है बंगाल में, आपने भी सुना होगा, जो पहले 34 साल या तृणमूल की 15 साल एक ही लय पे चल रहे थे, ना उसमें कोई डिसिप्लिन था। मुझे लगता है इस बार जब शुभेंदु जी को सीएम बनाया गया, उन्होंने पहले ही ये अनाउंस किया, जो सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिस में एक टाइम से उनको आना होगा, और एक कुछ टाइम तक एक ही टाइम पे जाना होगा। एक डिसिप्लिन जो है, एक इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन जो है, एक वर्किंग डिसिप्लिन जो है, वो सरकार लाने की कोशिश कर रही है। सो ये एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी होगी, क्योंकि ये आप नहीं बोल सकते हैं जो रास्ता पूरा इट इज बेड ऑफ रोसेस हम जो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे ट्रेड यूनियंस है, एसोसिएशंस है, उनसे एक आपको अपोजिशन मिलेगा। तो मुझे लगता है बंगाल में जो चेंज की बात हम लोग कर रहे हैं, वो मुझे लगता है ये जो यूथ पॉपुलेशन है बंगाल की, जिनको इतने दिन एक पॉलिटिकल चक्रव्यूह में फंसाया रखा गया था। जैसे मैं तृणमूल का बात कर सकता हूँ, जब तृणमूल सरकार में आई तो बंगाल के काफ़ी सारे एरियाज में, कलकत्ता के एग्जाम्पल ले लीजिए, न्यू टाउन, कई सारे एरियाज में उन्होंने एक क्लब को ममता बनर्जी ने प्रमोट किया, सब क्लब को प्रमोट किया। तो वहाँ पे एक जमेरा बैठता था, तो अगर वो और ये सब लोग एक माफिया जैसे काम करते थे, जैसे सिंडिकेट जैसे काम करते थे। तो इसको भी ये सरकार आके अभी हम देख रहे हैं, जो ये जो सिंडिकेट राज जो चल रहा था उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये 2-3 बड़ी चुनौती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो आप बात बोल रहे हैं, पॉलिटिकल लैंडस्केप, अभी बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। उनको किसी भी लेजिस्लेशन व किसी भी रिफॉर्म के लिए रुकने का कोई मुझे वजह नहीं लगती है, क्योंकि दे हैव द फुल मेजोरिटी इन द असेंबली। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो करना है बंगाल में, एक बात बहुत बड़ी बात है जो मैं बोल रहा था, लैंड रिफॉर्म्स। जो लेफ्ट के टाइम से लेफ्ट ने जो एक लैंड रिफॉर्म लाया था, वो लैंड रिफॉर्म विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बंगाल। क्योंकि लैंड रिफॉर्म में एक बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए सभी कंपनीज को एक लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड चाहिए होता है। तो ये लैंड अभी सरकार कैसे उनको मुहैया कराएगी, ये हमने एक एग्जाम्पल देखा था, सिंगूर का एग्जाम्पल देखा था, टाटा नैनो ने जहाँ पे जिनको लैंड दिया गया था, उसके बाद वही लैंड एक्ट के उसमें ही ममता बनर्जी ऊपर आई और ममता बनर्जी ने सरकार बनाया था बंगाल में, लेफ्ट को वो करके। तो ये लैंड रिफॉर्म्स इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अगर होना है बंगाल में, लैंड रिफॉर्म को लाना होगा। और मुझे लगता है अभी अगर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार है, दे विल लुक इनटू इट। और तीसरी बात है, आप अगर पूरी बंगाल के ढांचा को देखें, एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ बंगाल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर 70% इकोनॉमी स्टे है। बंगाल इज़ हाईली, इनफैक्ट कई सारे इलाके हैं बंगाल में जो अभी तक भी अंडर डेवलप है, जंगल महल है, मेदिनीपुर है, इंडस्ट्रियली बैकवर्ड है, एग्रीकल्चरली बैकवर्ड है। तो ये सब जगह पे अगर सरकार ध्यान देगी, मुझे लगता है यस, रास्ता तो मैं जो पहले ही बोला था, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोसेस, बट अगेन बंगाल के लोग ये चाहते हैं जो बंगाल में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, नौकरियां पैदा हो, जो बंगालीज है और जो बंगाल के निवासी है वो बाहर नहीं जाए। तो ये एक थॉट प्रोसेस काफ़ी चल रहा है, बिकॉज मैं कलकत्ता में भी जाते रहता हूँ और वहाँ से जो फीडबैक मिलता है और काफ़ी सारे जगह से जो फीडबैक मिलता है, बंगाल के लोग यही चाहते हैं जो बंगाल में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो,
और उनके जो बच्चे हैं निश्चित तौर पर ये हमने देखा है विजय जी, क्योंकि लगातार सरकार का जब हम मैनिफेस्टो देख रहे थे जब चुनाव से पहले, तो तमाम ऐसी बातें की गई थी और तमाम ऐसी चीजें थी जिनको साफ तौर पर जनता के सामने रखा गया था कि आने वाले समय में जो भविष्य है वो पश्चिम बंगाल का सुनहरा होता हुआ नजर आएगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इसके अलावा तमाम ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो निवेश के मौके पहले तलाश रही थी, लेकिन क्योंकि तब ममता बनर्जी की सरकार थी तो ये सब चीजें नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब धरातल पर जो तस्वीर है वो कुछ और कहती हुई नजर आ रही है और यही सब कुछ है जो अब आसान भाषा में हम कहें तो कि अब जो है वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो किस तरह से जो विकास की नई कहानी है वो लिखते हुए नजर आएंगे। प्रकाश जी, रुख आपका कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं इसके अलावा तमाम ऐसे अलग अलग फोरम्स हैं जहां पर लगातार अब जो सरकार है वो साफ तौर पर फोकस दिखाती हुई नजर आ रही है। मैनिफेस्टो की जो हमने बात की कि मैनिफेस्टो में इस बात का भी जिक्र था कि रोजगार से लेकर तमाम ऐसे अवसर हैं जिनसे बंगाल अभी पीछे है, उनको वापस मुख्यधारा में जोड़ना है और इस तरह से तमाम डेवलपमेंट के काम यहां पर करते हुए नजर आने हैं। और इसीलिए जो चीज पहले से थी, इसकी तैयारियां पहले से थी कि अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी 1.5 महीने का ही समय हुआ है और लगातार तेज रफ्तार जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह से ये तमाम जो चीजें हैं वो पश्चिम बंगाल की दिशा और दशा को आने वाले समय में बेहतर भविष्य की परिकल्पना को साकार करती हुई नजर आएंगी? प्रकाश जी। गौरव जी, शुभेंदु अधिकारी की जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, इसका फोकस बड़े उद्योगों पर भी है, एमएसएमई पर भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी है, सर्विस सेक्टर पर भी है। सारे सेक्टर्स पर इस सरकार का जो है नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भयमुक्त होकर के लोग राज्य में निवेश कर सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट के अंदर में कुछ बातें पुरानी बताना चाहूंगा। हालांकि आज एक नई आशा और उम्मीद का दिन है, इसलिए पुराने जख्मों को कुरेदना सही नहीं लगता, लेकिन उन जख्मों को कुरेदे बिना भी हम बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। वामपंथियों का एक दौर था गौरव जी, 1970 या संभवतः 1970 या 71 की बात है। बिरला घराना, आप तो मान लीजिए अडानी और अंबानी सभी आ गए, बहुत से बड़े बड़े लोग आ गए, लेकिन एक जमाना था जब सिर्फ टाटा और बिरला का नाम लिया जाता था। बिरला का हेडक्वार्टर, बिरला ग्रुप का हेडक्वार्टर कैलकाटा में है, RN मुखर्जी रोड 9/1 में उनका हेडक्वार्टर है। यहाँ पर बसंत कुमार बिरला जो देश के घनश्याम दास बिरला के पुत्र थे, बसंत कुमार बिरला, उनके इकलौते पुत्र थे आदित्य विक्रम बिरला। वामपंथियों की सरकार थी और उनको राइटर्स बिल्डिंग के पास में, जो जहां राज्य का सचिवालय था, ज्योति बसु वहीं पर मुख्यमंत्री के रूप में वहां बैठते थे, कैबिनेट वहां बैठती थी। वहां पर वामपंथियों की यूनियन के लोगों ने उनके साथ ऐसी बदतमीजी की, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। और बल्कि लोग, मैंने आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, लोग यहां तक कहते हैं कि अर्धनग्न अवस्था में वो अपनी ऑफिस पहुंचे हैं, वहां से डर करके लौट के किसी तरीके से गए। एक बड़े उद्योगपति के साथ में वामपंथियों की यूनियन के नेताओं ने ऐसा व्यवहार किया और इसका खामियाजा 35 वर्षों के वामपंथी शासन को भुगतना पड़ा। यानी वो नहीं चाहते थे कि बंगाल में उद्योग लगे। काले हाथ भेंगे देवो पुड़िए देवो, मैंने आपके काले हाथ तो उद्योगपतियों के हाथ तोड़ देंगे, जला देंगे, ये करेंगे, सिर्फ अपनी मांगे। और अगर प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो कहां से होगा? पुराने जमाने में इतिहास में दर्ज है कि भारत वर्ष की जीडीपी में 24% हिस्सा जो है बंगाल का होता था। आज 3% भी हमारा हिस्सा नहीं है, हमारा शेयर नहीं है। इसका कारण क्या है? उद्योगों को यहां से भगाया गया। और गौरव जी, कोई भी उद्योग तभी पनपते हैं जब आधारभूत सुविधाएं वहां मौजूद होती हैं। पश्चिम बंगाल का प्राकृतिक जो भूगोल है वो बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था कायम होती है जी, बिल्कुल होती है। यहाँ देखिए, आपके पोर्ट की व्यवस्था है। अभी बंगाल के अंदर में 5 या 6 बड़े एयरपोर्ट हैं जो अलग अलग जगहों से काम करते हैं। रेल की कनेक्टिविटी है। और अभी नई सरकार ने, तो नरेंद्र मोदी की डबल इंजन सरकार ने सूरत के साथ हमारे बंगाल को जोड़ने का एक कॉरिडोर बनाने की अभी कुछ दिनों पहले घोषणा की है। अमृतसर के साथ डानकुनी से कॉरिडोर बन रहा है। तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं, यहाँ पर समुद्र है, यहाँ पर नदियां हैं, माल को पोर्ट करने की कोई दिक्कत नहीं है। एक जमाने में इसी आधार पर बंगाल का जूट उद्योग नंबर 1 माना जाता था पूरे भारतवर्ष में। आज हमारा जूट उद्योग कहां चला गया? सारे राहत पैकेज धरे रह गए। वामपंथियों की यूनियनों ने हमारे जूट इंडस्ट्री को बंगाल से खत्म कर दिया।